हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल नीट 2018 में आया है। सवाल एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर इससे जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को ट्राई किए होंगे। सवाल क्या बोल रहा है मैं पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से गिरा है, ड्रॉप किया गया है, थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, और h हाइट पर से उसको गिराया गया है, इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। देखना, इन एन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब जब उसको गिराया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब ये है, सिनेरियो बनाना अगर हम शुरू करेंगे तो देखना बालक, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को h हाइट पर से गिराया गया है। इलेक्ट्रॉन को h हाइट पर से गिराया गया है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लग रहा है, इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है E। ठीक, सिनेरियो बना रहे। अब आगे की कहानी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नो रिवर्स, अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बदल दिया गया है। अच्छा, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड वही रखा गया है। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, मतलब अब क्या है कि आपके पास एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन को भी वहीं से गिराया, जैसे इलेक्ट्रॉन को गिराया वैसे प्रोटॉन को गिराया गया वही हाइट पर से, बस प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है E। क्लियर, बढ़िया। अब आगे क्या बोल रहा है क्या कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, मतलब आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल कितना ज्यादा कम ये होगा, क्या ये पूछा गया। आपको पहला कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट पर से ड्रॉप करते हैं या गिराते हैं तो टाइम उसको नीचे आने में लगता है √2h/g। ये बात आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम h हाइट पर से ड्रॉप करेंगे तो उसको जमीन पर आने में कितना समय लगता है, √2h/g। हो सकता है अगर इसका यूज हो तो हम कर लेंगे। ठीक, बढ़िया। पहले हम आपसे छोटा छोटा बात पूछेंगे कि भाई हमको बताओ इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पर एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू g, बढ़िया, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी Q चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E। बढ़िया, अगर चार्ज पॉजिटिव है, मेरा बात को ध्यान से सुनना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ही फोर्स लगता है Q इंटू E, लेकिन अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगता है Q इंटू E। तो यहां पर देखना, चार्ज अपना कैसा है, इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा दिशा में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो उसके उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा। इसका मतलब यहां पर इस पर फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू का E। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आओ प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर सर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, तो सर फोर्स तो एक तो mg लगेगा ही लगेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू g। ठीक, बढ़िया। और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन का चार्ज तो प्लस ही होता है और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इसी दिशा में फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, E इंटू का E। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा बात आपको एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अगर हम अच्छा से बोलेंगे तो आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम, 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। क्लियर, ये स्टेटमेंट कभी पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आपको बस इतना पता रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। बढ़िया, ठीक। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। अब देखना h तो सेम है तो कहानी g पर चलेगा। तो अगर हम आपसे इस सिनेरियो में अगर हम आपसे g इफेक्टिव पूछे तो आप बोलिएगा सर जो भी फोर्स आया उसको मास से डिवाइड करो। जैसे मास से डिवाइड करेंगे तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा, g प्लस E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया? क्लियर। सर ये तो फोर्स था, अगर हमको G निकालना है तो हम क्या निकालेंगे सर, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे। तो मास इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास से डिवाइड किया तो G, और ये हो जाएगा E बटे का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस सिनेरियो में अगर हम आपसे बोलेंगे G इफेक्टिव हमको बताओ बालक, G इफेक्टिव, तो आप बोलोगे सर मास से डिवाइड करेंगे, तो मास से डिवाइड करेंगे तो वो तो हो गया, यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं बालक, ये मास ऑफ प्रोटॉन होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो गया G, काहे कि मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, और ये क्या बच गया, E बटे का मास ऑफ प्रोटॉन। ये हमारा G इफेक्टिव आ गया।
यहां तक कोई दिक्कत? सारा पॉइंट्स क्लियर? अब आगे की बात सुनना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जी इफेक्टिव किसका आया है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का। ये जी इफेक्टिव किसका आया है, तो हम पूछेंगे प्रोटॉन का। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाना कि अगर हमारा मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के तुलना में, ठीक, देखना ये तो कांस्टेंट है, जी और जी कांस्टेंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले हम, ये जी और ये जी तो कांस्टेंट है, तो सारा कहानी इस पर बनेगा, ठीक, बढ़िया। ई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, जो यहां है वही यहां है। बस देखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। सर अगर ये कम है, या ऐसे सोचो अगर ये ज्यादा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सर ये भी कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये ज्यादा हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर मास प्रोटॉन ज्यादा है इसके तुलना में तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सर अगर ये ज्यादा है तो ये क्वांटिटी कम, ये क्वांटिटी कम तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कम। ये ज्यादा है इसके तुलना में, देखना है इसके तुलना में क्या है, ये कम है। अगर ये कम है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा, तो ये ज्यादा। इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि सर जी इफेक्टिव जो होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसका, प्रोटॉन से। क्लियर? अब बस टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाई जी इफेक्टिव। अब हम बोल रहे हैं क्या कि अगर जी इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, यहां लिख रहे हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव। अगर जी इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तो अगर ये क्वांटिटी जिसका ज्यादा, ये ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाएगा। आपको पता है कि फ्रैक्शन में जब भी हम लिख रहे होते हैं, ऊपर का क्वांटिटी अगर सेम है तो नीचे का क्वांटिटी जिसका ज्यादा वो ओवरऑल फ्रैक्शन को कम कर देता है। तो हम क्या बोले, देखना कि जी इफेक्टिव हमारा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, इसका मतलब समय इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा, सॉरी कम है ना, ज्यादा है ना, हाँ। तो अगर ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को समय क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन को समय कम लगेगा। तो हम बोलेंगे क्या, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन टाइम टू फॉल ए प्रोटॉन। ये कहानी होगा, इसका मतलब ग्रेटर 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 नहीं, ऑप्शन नंबर सी स्मॉलर हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूछा ही गया था, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलर। हम फिर से समझा देते हैं, ध्यान से सुनना। हम बोले h हाइट पर से एक इलेक्ट्रॉन को गिरा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो आपसे फोर्स कितना लगेगा, तो आप फोर्स बोलोगे mg ग्रेविटी का, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E इंटू ई। बढ़िया। अच्छा, वही सेम हाइट पर से अगर हम प्रोटॉन को गिरा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार नीचे की तरफ है, तो फोर्स कितना लगेगा, वापस से सर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी प्लस का E इंटू ई। बढ़िया। अब आगे की कहानी सुनना। हमको टाइम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर से गिराएंगे तो टाइम कितना लगता है, अंडर रूट में 2h बाई जी। h तो दोनों के लिए सेम है, तो g का कहानी पर ही सारा बात डिपेंड करेगा। तो हम g निकाल लेते हैं, मतलब इफेक्टिव g, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव g। तो g इफेक्टिव कितना होगा, सर मास से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा g प्लस का E बटेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका प्रोटॉन का g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सर मास से डिवाइड करो प्रोटॉन का E बटेगा E बटेगा मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब देखना ये g सेम है, E सब सेम है, बस ये दोनों डिफरेंट है। तो हम आपको बोले कि आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। या अगर आपको उतना दिमाग नहीं रखना तो बस इतना याद रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। अगर मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम, कहीं कि नीचे ज्यादा तो ये कम। अगर ये कम तो जी इफेक्टिव किसका कम, जी इफेक्टिव प्रोटॉन का कम, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। क्लियर? ठीक। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का जी इफेक्टिव ज्यादा और प्रोटॉन का जी इफेक्टिव कम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 2h बाई जी इफेक्टिव। जिसका जी इफेक्टिव ज्यादा उसको समय कम लगेगा, तो जी इफेक्टिव किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को समय कम लगेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इस वजह से हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, जितना भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट था इस सवाल में हम आपको सारा का सारा समझा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।